हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। सॉरी, हम बहुत गैप के बाद ये वीडियो लेके आ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि मार्केट्स की वॉलेटिलिटी देख के आप बीच में बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। उठा पटक बहुत हुई है मार्केट में, उथल पुथल हो रही है, नए नए नैरेटिव्स मार्केट में आ रहे हैं। टैरिफ्स के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। गोल्ड को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो रखी है कि खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। राइट, सो बहुत सारी चीज़ें हो गई इस दौरान में जहाँ पे हम आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाए। सो सबसे पहले माफ़ी इस डिले के लिए। अब हम आगे कोशिश करेंगे कि हर वीक या हर 10 डेज़ में एक अपडेट अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना सकें और आपको प्रेजेंट कर सकें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि हमें मार्केट्स इस समय कैसी लग रही हैं और हम क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, किस तरह से हम मार्केट्स में इस समय ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें अपनी साइकी कैसे रखनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आ गए हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम निफ्टी की वैल्यूज़ देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है इस समय। तो आज क्लोजिंग वैल्यू जो है उसकी 24,328 के आसपास का है। 1.2% अप क्लोज हुआ है निफ्टी। बट अगर आप देखेंगे कि अभी भी निफ्टी जो है एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर ही चलता हुआ नज़र आ रहा है हमें। राइट, तो एक ये चैनल जो है, इसको उसने ब्रेक ज़रूर किया था। इस चैनल को, जो हम ये डाउनवर्ड चैनल की बात कर रहे हैं, इसको उसने ब्रेक ज़रूर किया है। बट अभी भी मार्केट जो है डिसाइसिवली काफ़ी ऊपर नहीं गई है। तो हमारे लिए इनफैक्ट 25,000 या 25,200 के आसपास जो है, आप कह सकते हैं 25,050, दैट इज़ द वैल्यूएशन जहाँ पे अगर डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर जाती है तब हमें लगेगा कि ये डाउनवर्ड जोन को, अब डाउनफॉल को अरेस्ट करके एक अपवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है उसको अब ये फॉलो कर सकती है। राइट, तो अभी इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स रेंज बाउंड कैटेगरी में आई है। ऑल्दो जो बॉटम फॉर्म होना था वो मुझे लगता है कि जो मार्च के अंदर बनना था या जो अप्रैल में बनना था, हमने देखा 22,000 के नीचे इंट्राडे में गई, 21,740 के आसपास का लो मारा और फिर क्लोज जो हुई वो 22,100 के ऊपर ही हुई। राइट, सो हमने जो लोएस्ट पॉइंट हमने देखा है क्लोजर का, वो हमने मार्च में ही देख लिया था। अराउंड 3rd या 4th ऑफ मार्च जो क्लोजर था वो हमने वापस नहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक अब जाने की उम्मीद नहीं है। आई थिंक वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। लेकिन इसके अलावा मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बनी रहेगी। उसके बहुत 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 सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और एक जो रेंज मुझे नज़र आता है जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर सकती है वो है लगभग 23,300 से लेके 25,000 या 25,200 के आसपास। राइट, सो ये जो 2,000 पॉइंट या 1,900 पॉइंट का जो बैंड है, इसके अंदर मार्केट थोड़े दिन और बिता सकती है। सो 6 से 8 हफ्ते हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में भी मैंने क्लियरली कहा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है इक्विटी रिटर्न्स के लिए। ऑल्दो पॉजिटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, बट द नैरेटिव्स जो मार्केट में रिटोरिक्स हैं या जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो थोड़ी सी मार्केट्स को बढ़ने से इस समय रोक रही है। डोमेस्टिक सेगमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट्स इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ग्लोबली इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है वो हुआ है डॉलर इंडेक्स का रिट्रेस करना। तो आप अगर देखेंगे कि 13 जनवरी को 110 के ऊपर चला गया था डॉलर इंडेक्स, जो कि आज 100 के नीचे आ गया है, 99.6 पे है। राइट, तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन हो जाती है जब डॉलर जो है डिप्रिशिएट करता है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में पैसा जो है वो अट्रैक्ट होता है। और ये हमने देखा कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कि एक लो बनाने के बाद में मार्केट ने मार्च के बाद से एक अपराइज लेना शुरू किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स का करेक्शन जो है 3rd मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो 3rd मार्च को अराउंड 107.6, सॉरी 28 फेब को 107.6 का हाई बनाने के बाद में 3rd मार्च से उसने नीचे डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया था। और 3rd को 107.56, 107.56 से शुरू होने के बाद अब ये 99.61 तक आ गया है। तो ये जो करेक्शन है डॉलर इंडेक्स में, ये क्लियरली दर्शाता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए ये प्लस पॉइंट है। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट्स में मीडिया कवर इतना नहीं कर रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो S&P भी अपने पीक से लगभग 10% डाउन, ज़्यादा गिरा था, अभी भी 10% डाउन है।
नैस्डैक भी अपने पीक से लगभग 12% डाउन है, राइट। डाउ जोन्स भी लगभग 10-10.5% डाउन है अपने पीक से। मीडिया समहाउ इंडिया की जो करेक्शन है उसको ज़्यादा गहरा के बताती हैं बातों को। पर अगर आप चेक करें कि निफ्टी जो 18-19% गिरा था, वो भी इस समय अपने पीक से सिर्फ लगभग 10 या 9% डाउन ही है, राइट। सेंसेक्स भी लगभग उतना ही है। सबसे ज़्यादा जो करेक्टेड है वो स्मॉल कैप है, लगभग 14 से 16% के बीच में अभी भी डाउन है। आज थोड़ा सा अप मूव आया तो मे बी अबाउट 15% डाउन है। मिड कैप भी अभी हमारा 12-12.5% अपने पीक से डाउन है, राइट। तो अगर हम ओवरऑल बेसिस पे निफ्टी 500 को देखते हैं तो लगभग 11% के आसपास अपने पीक से अभी भी डाउन है वो, जो हमने सितंबर में देखा था। बट अभी हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो पीक जो था सितंबर में, क्या वो वैलिड पीक था? वो भी एक्सेस था मार्केट का, राइट। तो उस समय जो रिजल्ट्स आ रहे थे, उस समय जो डेटा फ्लो हो रहा था, उस समय जो जीडीपी नंबर्स थे, जो एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशंस थी वो स्ट्रेच हो गई थी, राइट। अब वो स्ट्रेच वैल्यूएशंस हमारा बैरोमीटर नहीं बन सकती, वो हमारा बेंचमार्क नहीं बन सकते। उसके एवज में हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ से अगर वो 10% एक्सेस था, वो 10% एक्सेस जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान लगभग 1 साल या 10 महीने गुजर गए हैं। अगर आप जून या जुलाई 2024 से लेकर अब तक का टाइम देखें तो 9-10 महीने में मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। हम लगभग जून 2024 में जहाँ थे हम वहीं पर हैं आज निफ्टी पे। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरह से टाइम करेक्शन की तरह काम करता है, राइट। अब वो टाइम करेक्शन के अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग कारण हैं। रिजल्ट्स बीच में अच्छे नहीं आए, अब रिजल्ट्स थोड़े से बेटर हो रहे हैं। मुझे जो इस समय दिख रहा है वो जीडीपी नंबर्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है, ग्राउंड लेवल पे ट्रैक्शन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है वो वापस आ रहा है, जो कि नवंबर से या दिसंबर से हम कह सकते हैं कि वापस आना शुरू हुआ। और इस बार फिर से हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा हाई ही रहेगा इस साल में, राइट। तो प्राइवेट केपेक्स अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनीज़ कैसे अपने केपेक्स को बढ़ाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैसे अडॉप्ट कर पाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कैसे ग्रो कर पाता है फर्दर। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हमें डेफिनेटली एक एज मिल सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पेटस है वो थोड़ा सा बढ़ा सकें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर सकें। बिकॉज इस समय चाहे वो यूएस है चाहे वो यूरोप है, वो सब ढूंढ रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव चाइना के अलावा जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। वियतनाम एज अ कंट्री हैज़ कम आउट टू बी अ रियली गुड कंटेंडर। अभी आप देखेंगे तो वियतनाम की जो एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया को बीट करके आगे निकल गई है, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन हमारी वो सिर्फ 90 मिलियन है और हम 140 करोड़ 1.4 बिलियन, राइट। सो बहुत डिफरेंस है और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे इंडिया से ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे ही अगर हमें भी एक चांस मिलेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव रहेंगी, देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, ये मेरा एक हंच है कि ट्रेड टैरिफ्स इवेंचुअली हो सकता है इंडिया के लिए बेनिफिशियल टर्न आउट होके बाहर निकल के आए। क्योंकि अगर जिस तरह से बातें हो रही हैं, आप पहले कनाडा और मेक्सिको और चाइना तीनों पे आप ट्रेड टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद मेक्सिको और कनाडा को रोल बैक कर देते हैं, सिर्फ चाइना का ट्रेड टैरिफ जो है उसको होल्ड करते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी कंट्रीज़ को ट्रेड टैरिफ में इंक्लूड करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सारी कंट्रीज़ के लिए 90 डेज़ का पॉज लगा देते हैं, बट एक्सेप्ट चाइना। एंड फिर चाइना का टैरिफ्स आप 65% से बढ़ा के 125 से बढ़ा के 145% कर देते हैं। तो दैट इज़ अ क्लियर सिग्नल कि एक कंट्री को टारगेट हो रहा है इस समय ट्रेड टैरिफ्स को लेके, राइट। हमने कई जगह से, जैसे HSBC के जो इंडिया हेड हैं, उन्होंने क्लियरली लिखा कि शायद एशिया पैसिफिक हेड है इनफैक्ट, उन्होंने क्लियरली लिखा कि इंडिया के लिए शायद ये ट्रेड टैरिफ जो हैं दे कैन टर्न आउट टू बी मोर मच बेटर। तो हो सकता है कि हमें इसका बेनिफिट मिलने लग जाए, मे बी 6 महीने 1 साल लगेगा उसका इफेक्ट आने में। बट द फैक्ट इज़ कि हमारी इकोनॉमी उसका बेनिफिट शो कर पाएगी, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इन लाइन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब हम ज़रा चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर और देख लेते हैं कि जी। तो जैसे मैं कह रहा था कि जीडीपी नंबर जो हैं, इसके मैं एक बार
तो जीडीपी नंबर्स अगर हम देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद में ये एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है वो स्टार्ट हो गई है, जहाँ पर हम 1.2 से 1.4 से 1.6% पे पहुँच गए हैं क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स में, राइट। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो बिगिन हो गया है। मार्केट ने करेक्शन दिखाई थी बिकॉज हमारा जीडीपी नंबर एकदम से ड्रॉप हुआ। 1.8 1.7% जो क्वार्टरली नंबर होता था या 2% के आसपास, 1.7 से 2 के बीच में हमारा एवरेज नंबर आता था, वो ड्रॉप हो गया एकदम से 1.2% हो गया, राइट। इन्फ्लेशन भी उस समय थोड़ा सा हाई चल रहा था, इसलिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कट करने में भी उस समय दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमने देखा है कि अब पिछले 4 महीने में 2 रेट कट्स हो चुके हैं, राइट। पहले हमने अभी हमने अप्रैल में देखा एक रेट कट, और उससे पहले हमने जनवरी में भी एक रेट कट देखा, राइट। तो पिछले 4 महीने में हमने 2 रेट कट देख लिए हैं आरबीआई से। अगर हम और पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो आईएमडी जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कंट्री का जो मॉनसून एक्सपेक्ट किया है वो 105% पे एक्सपेक्ट किया है, राइट। सो जो रेनफॉल है इस साल वो रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर रेनफॉल अच्छी रहती है तो हमने देखा है कि वहाँ पर कंजम्पशन जो है, क्योंकि उनके पल्सेस जो खैरिफ क्रॉप्स हैं, लेकिन पल्सेस राइस, मेज़, कॉटन, अगर उनकी उपज अच्छी रहती है तो उनका भी जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ जाता है, राइट। तो एक वो हमारा प्लस पॉइंट है। इन्फ्लेशन हमने देखा कि अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, तो 3.34% पे आ गया इन्फ्लेशन नंबर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली ये सप्लाई साइड की जो कंस्ट्रेंट्स थे उनको अगर मैनेज करने के बाद में सब जो इन्फ्लेशन है उसको ड्रॉप किया गया है। तो उसकी वजह से आरबीआई ने भी रेट कट भी किया और अपना स्टांस भी चेंज कर लिया न्यूट्रल से एकोमोडेटिव में। ये एक इकोनॉमी के लिए प्लस पॉइंट है, बिकॉज जब भी स्टांस आरबीआई का एकोमोडेटिव रहता है उस केस में आरबीआई इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचती है, ना कि इन्फ्लेशन नंबर्स के बारे में। तो वो एक अगेन प्लस पॉइंट है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से। यूएस डॉलर इंडेक्स की हमने बात कर ली, 110 जो जनवरी में था वहाँ से ऑलमोस्ट 22 अप्रैल को 98.5 आ गया था, अभी 99.6 के आसपास है। एफआईआईस ने प्रोविजनली जो कैश में बाय किया है वो लास्ट 2 हफ्ते से पॉजिटिव रहा है, राइट। उससे पहले लास्ट हफ्ते में 16,600 करोड़ था, और टोटल मिला के पिछले 2 हफ्ते का 4,700 करोड़ का इन्होंने बाय कर लिया है ऑलरेडी। यूएस टैरिफ्स की हमने बात करी, वहाँ पर भी चाइना हैज़ बीन सिंगल्ड आउट, एंड उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ पे 90 डेज़ का पॉज लग गया है। सो द फैक्ट इज़ कि इस समय जो ओनली कंट्री जो सफ़र करेगी यूएस ट्रेड टैरिफ से वो चाइना है, उसके अलावा यूएस खुद है। द फैक्ट इज़ कि जितने ट्रेड टैरिफ्स बढ़ेंगे ऑल्टरनेट पॉलिसीज़ कंट्रीज़ की बढ़ती रहती हैं, एंड अगर इंपोर्ट तब भी चलता रहता है उस कंट्री से तो वो इवेंचुअली यूएस के लिए ही डेट्रीमेंटल रहता है। यूएस के जो कंपनीज़ हैं वो उस टैरिफ्स को या उस ड्यूटीज़ को फर्दर पास करेगी अपने कंज्यूमर्स को, राइट। तो उस चीज़ से बचने के लिए एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड गैजेट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, बिकॉज चाइना अभी भी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैजेट्स सप्लाई कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो इसका भी एक हमने देखा है कि एक्सेप्शन जो है इशू हो गया था। अब अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या एग्जैक्टली चेंज हो रहा है कंजम्पशन के अंदर। इंडियन कंजम्पशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें बदल रही हैं। अगर हम गाड़ियों की सेल देखते हैं तो हैचबैक्स अब सबसे ज़्यादा नहीं बिकती हैं, सबसे ज़्यादा बिकती हैं एसयूवीज़। 60% ऑफ टोटल कार सेल्स एसयूवीज़ की हो रही है। एवरेज टिकट साइज़ जो पहले 4-4.5 लाख होता था, आज वो बढ़ के 6.5-7 लाख पहुंच चुका है, राइट। एक ये पैटर्न दिख रहा है हमें मार्केट के अंदर। दूसरा, 1 करोड़ से ऊपर वाले जो होम्स हैं, ये घर हैं, वो लगभग 50% से ज़्यादा अकाउंट फॉर कर रहे हैं अर्बन हाउसिंग के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि शहरों के अंदर जो घर बिक रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो घर हैं वो 1 करोड़ प्लस के बिक रहे हैं। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, घर की जो आकांक्षा है लोगों की वो बढ़ रही है। उसके लिए लोग चाहे वो लोन लेके चाहे अपनी सेविंग्स को लगा के वो घर खरीद रहे हैं। आईफोन्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर एप्पल आईफोन पहले एक लग्जरी होता था, टॉप 4 या 5% जो पॉपुलेशन थी वही अफोर्ड कर पाती थी।
आज वो टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में एंटर कर गया है। 12 मिलियन शिपमेंट्स एक साल के अंदर, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख फ़ोन्स शिप हुए हैं, राइट। अब इस समय ये क्लियर हो गया है कि लोग सिर्फ खर्च नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल पे, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं उस काम को। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक 11% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, 1 करोड़ 40। ये फरवरी का डेटा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस साल फरवरी के अंदर 11% का इंक्रीज़ आ गया पिछले साल फरवरी से अगर हम कंपेयर करें तो। वहाँ पर इंडिगो का शेयर ऑलमोस्ट 64% है, एयर इंडिया का 27-28% है, बाकी दोनों एयरलाइंस में बहुत छोटा शेयर है इस समय। बट द फैक्ट इज़ कि डोमेस्टिक पैसेंजर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। ये ट्रेन्स, जो नंबर ऑफ ट्रेन्स हैं हमारी ट्रैवल के लिए, वो भी बढ़ी हैं। समर स्पेशल ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। तो जो ट्रेन के रूट्स हैं वो बढ़ने के बावजूद भी जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, वो भी बढ़ता जा रहा है। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि लोगों के पास एक स्पेंडिंग पावर है, जिसकी वजह से वो एयर फ्लाइट्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं। कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी भी अगर हम टॉप 500 कंपनीज़ को देखें तो उनका जो 5 ईयर का पीई है, उससे वैल्यूएशन अभी भी 50% से ज़्यादा कंपनीज़ की वैल्यूएशन अपने 5 ईयर के पीई से कम चल रही है, राइट। तो ये ईटी का आर्टिकल था 22 अप्रैल का, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी सी डिप्रेस्ड है। टॉप 500 कंपनीज़ के अंदर 5 ईयर पीई के नीचे चलने वाली 50% से भी ज़्यादा कंपनीज़ है। अदर थिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें हमने लगभग 4% का इजाफा देखा है मार्च 2025 में एज़ कम्पेयर टू मार्च 2024। तो क्यूमुलेटिव ग्रोथ जो है इस फाइनेंशियल ईयर की 2024-25 की, वो 4.4% पे पहुंच गई है। निफ्टी 50 अभी भी अपने पीक से 7.5% से ज़्यादा डाउन है। स्मॉल एंड मिड कैप 14% और 11% अभी भी अपने पीक से डाउन है। अभी भी हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है बैंक निफ्टी के अंदर, ऑल्दो अभी लाइफ हाई नया बनाया है। स्टिल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पी सिर्फ 14 के मल्टीपल पे चल रहा है, जबकि इसका 5 साल का मीडियन लगभग 19 और 20 के बीच में चलता था, राइट। तो यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर, जो हमें लगता है कि अगर एक फंड मैनेजर अपने रिसर्च के कारण या अपने स्टॉक पिकिंग जो उनके फिनोमिनाज होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, उसके कारण जो अल्फ़ा क्रिएट कर सकता है, वो अभी भी बहुत आसानी से क्रिएट कर सकता है। बट द फैक्ट इज़ कि हमें अच्छे फंड मैनेजर के साथ रहना है। हर इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले भी बोला है, हर इंडस्ट्री में लगार्ड्स भी होंगे, परफॉर्मर्स भी होंगे। हमें चाहिए कि हम अच्छे फंड मैनेजर को चूज़ करें, जो अच्छे परफॉर्मर्स को चूज़ करके हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है, राइट। काफ़ी इन्वेस्टर्स इस समय मार्केट्स की कंडीशन को देख के बौखलाए हुए थे। कईयों ने बोला कि सिप हम बंद कर देते हैं, नहीं हम सिप को वापस चालू कर देते हैं, राइट। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में आ गई थी। तो अब हम कुछ अगर ऐसी स्कीम्स देखें जहाँ पे उन्होंने 25 साल से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो हम हमेशा कहते हैं कि SIPs आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आप हमेशा लंबे समय के लिए SIPs को कीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आप 25 साल का एक व्यू लेके चलते हैं, अगर somebody who is 40 years, राइट, उसने अगर 65 years तक का अपना SIP चलाया या 60 years तक भी चलाया, तो क्या रेलेवेंस है उसका? उसका रेलेवेंस ये है कि एक पास डेटा को हम देख के एटलीस्ट एक इंडिकेटिव रिटर्न्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर हम कुछ स्कीम्स देखें जहाँ पर 25 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो गए हैं, और जब से वो स्टार्ट हुई थी स्कीम्स, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है और कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसका हमने एक लिस्ट बना के यहाँ पे तैयार किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम स्कीम जो हमने ली हैं वो 27 से 32 साल के बीच में कंप्लीट कर चुकी हैं, राइट। और जो हाईएस्ट रिटर्न है वो लगभग 24% के आसपास का CAGR है HDFC ELSS टैक्स सेवर का, और जो लोएस्ट रिटर्न है वो 13-13.25% का है। तो अगर आप ख़राब सी स्कीम में भी 32 साल फंसे हुए हैं, तब भी 13.25% के हिसाब से कंपाउंडिंग आप आराम से कर पाते हैं, जो कि क्लियरली इंडेक्स के आसपास की कंपाउंडिंग है। अभी हम निफ्टी की भी बात करें तो लॉन्ग टर्म रिटर्न लगभग इतना ही होगा, 13 से 13.5%। तो क्लियरली एक अच्छा फंड मैनेजर आपके लिए अल्फा जनरेट कर सकता है। आप एक अच्छे फंड में हैं तो
18, 20, 22% का CAGR बहुत मुश्किल नहीं है डिराइव करना लॉन्ग टर्म के अंदर, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन मेंटेन रखें. सो डिसिप्लिन पेज इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. एटलीस्ट द नंबर्स आर सेइंग सो. जो 25 साल से अगर या 25 या 30 साल से जो लोग SIP चला रहे हैं उनके CAGR रिटर्न्स आपके सामने हैं स्क्रीन पे, राइट. अब बात कर लेते हैं गोल्ड की. गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है. सब लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड का क्या करना चाहिए, क्या गोल्ड खरीदना चाहिए, क्या गोल्ड बेच देना चाहिए, राइट. तो गोल्ड के अंदर हमने टिपिकली देखा है कि एक स्टॉक रैली के बाद में गोल्ड हमेशा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है. साइडवेज कंसोलिडेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन आए. करेक्शन होती है, काफ़ी केसेस के अंदर हमने देखा है कि करेक्शन आई है और करेक्शन के बाद रिकवरी में टाइम भी लगा है, राइट. तो अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं 2009-2011 के बीच में जब गोल्ड ने अपना पहला बार पीक बनाया था, उस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करने के लिए उसको 12 साल लगे. यानी कि अभी ये अक्टूबर 2023 में जाके ब्रेक हुआ, राइट. तो आप सोच के चलिए कि कभी कभी अगर आपने पीक पे ख़रीद लिया तो ये चार्ट आपके सामने है, वो दिख रहा है SPDR गोल्ड ETF जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ETF है गोल्ड का, राइट. उसके जो चार्ट है वो आपके सामने दिख रहा है. मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की हुई है कि वो जो 2012 में उसने पीक क्रिएट किया था उसको क्लियरली ब्रेक करने के लिए 2023 लग गया. 2020 में एक बार ब्रेक किया, लेकिन 2023 में जाके फाइनली इसने इस लेवल को ब्रेक किया. उसके बीच में एक अच्छी खासी करेक्शन आई. तो आप अगर देखेंगे तो 180 या 190 के आसपास का इसका जो वैल्यू था वो 100 के आसपास आया और 100 के बाद वो वापस से रिकवर करना शुरू हुआ, राइट. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 100 के आसपास आया, फिर उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई. ये 2016 के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई है. तो जिसने 2020, 21, 22 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उसके डेफिनेटली रिटर्न्स बहुत अच्छे बने होंगे. थोड़ा सा अगर आप गोल्ड में ओवर एक्सपोज्ड हैं तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको कट डाउन कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गोल्ड पूरा निकाल दीजिए पोर्टफोलियो से. दिस इज़ कॉल्ड रीबैलेंसिंग, जहाँ पर आप अगर एक्सेस अगर गोल्ड में आ गया, लेट्स से आपको 10% मेंटेन करना था आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, या 5% मेंटेन करना था गोल्ड, और वो 5 या 10 की जगह 9 या 14 या 15 चला गया है, तो आप वो 4% एक्स्ट्रा जो है उसको ट्रिम कर दीजिए पोजीशंस को, राइट. तो रीबैलेंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस समय डेट में या इक्विटी में दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट की वजह से डेट्स या बॉन्ड्स के अंदर भी हमें मार्क टू मार्केट गेन होने की उम्मीद है अगर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले लेते हैं. तो दोनों तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी है. आप इक्विटी में भी हमने बात करी कि निफ्टी 500 कंपनीज़ के अंदर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अपने 5 साल के PE से नीचे चल रहे हैं, राइट. तो अगर आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं या फिर आप एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड लेते हैं, दोनों जगह पे एक अपॉर्चुनिटी है आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक रिटर्न बनाने की. तो गोल्ड को लेके ज़्यादा फ्रेंजी मत दिखाइए. गोल्ड का एक अपना प्रपोर्शन होना चाहिए, एक वेटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर. उस वेटेज से जब एक्सेस में चला जाता है तो उसको कम कर लेना, ट्रिम कर लेना, कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर. अब मार्केट डायनामिक्स को समझते हैं तो FIIs की जो पोजीशन है वो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 16% पे आ गया है ओवरऑल बेसिस पे. हमने देखा है कि मार्केट में पिछले 6 या 7 महीने में, स्पेशली अक्टूबर 2024 से FIIs ने बहुत कुछ सेल किया है. तो ये कैश होल्डिंग्स की वेटेज है पूरी मार्केट के अंदर. एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हमें नहीं मिल पाता है FIIs का, जिसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से अप्रोच करके जानने की कोशिश भी करी, लेकिन हमें वो डेटा नहीं मिल पाता है. डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर अगर आप कॉल या पुट किसी भी इंडेक्स के या किसी स्टॉक के बाय करते हैं तब तो वो क्लियरली दर्शाता है कि आप शॉर्ट हैं कि लॉन्ग हैं. इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी या स्टॉक फ्यूचर्स में भी वो क्लियरली दर्शाता है कि जब आप सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो आपका क्लियरली वो दर्शाता है कि आप लॉन्ग हैं कि शॉर्ट हैं. अनफॉर्चुनेटली डेरिवेटिव्स के अंदर जब आप ऑप्शन राइटर बनते हैं, राइट, तो हम देख रहे हैं कि FIIs बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स बन गए हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ऑप्शन बायर्स बहुत आ गए हैं. बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं, ऑप्शंस खरीदने शुरू कर दिए हैं. स्मॉल वैल्यू ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में. इसका एडवांटेज उठा के FIIs ने भी ऑप्शंस को सेल करना शुरू कर दिया है. तो अगर वो एक स्टॉक को कैश में बेच के उसका पुट ऑप्शन बेच देते हैं
तो वो अपनी पोजीशन को क्या कम कर रहे हैं उस स्टॉक में? द आंसर इज नो। आंसर इज कि उन्होंने अपने कैश के लॉन्ग पोजीशन को कन्वर्ट कर लिया है एक डेरिवेटिव की लॉन्ग पोजीशन में, वो अभी भी उस स्टॉक पे लॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, अगर HDFC के अंदर उनका 12% वेटेज है या 9% वेटेज है, उसमें से अगर उन्होंने 1-1.5% HDFC बेच भी दिया अपना, और उसकी जगह उन्होंने HDFC के 1500 रुपये या 1600 रुपये या 1700 रुपये के पुट ऑप्शन बेच दिए, तो उनके अभी भी पोजीशन HDFC में लॉन्ग ही है, वो बाय ही किया हुआ है उन्होंने। बट आप कैश कंपोनेंट में हमें दिखेगा कि उन्होंने सेल कर दिया। डेरिवेटिव्स के अंदर इट कैन स्टिल बी अ लॉन्ग पोजीशन। तो ये जो डेटा है ये बाइफर्केट होके नहीं मिल पा रहा है हमें। हम सिर्फ डेरिवेटिव्स में ये पता लगा पाते हैं कितना खरीदा कितना बेचा, लेकिन क्या उन्होंने कॉल को बेचा या क्या उन्होंने पुट को बेचा? अगर उन्होंने कॉल को बेचा तो वो शॉर्ट है किसी स्टॉक के ऊपर, अगर उन्होंने उसी स्टॉक के पुट को बेचा तो वो लॉन्ग है उस पोजीशन के ऊपर, राइट? तो ये बाइफर्केशन अभी भी नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक साइड पे, वो है कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम प्री कोविड फॉल से पहले की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं BSE की कंबाइंड, सो ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है BSE के अंदर, NSE से ज़्यादा हैं। तो अगर हम BSE की कंबाइंड मार्केट कैप देखते हैं 2020 की, वो थी 140 लाख करोड़। आज के दिन लास्ट मंथ एंड का BSE का जो डेटा है वो कह रहा है कि 5618 कंपनी लिस्टेड है जिनकी कंबाइंड मार्केट कैप इसकी 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी 426 लाख करोड़। सो द मार्केट डेप्थ हैज़ रियली गॉन अप। इस समय जिसको हम स्मॉल कैप बोलते थे वो आज हमारी माइक्रो कैप की डेफिनेशन में है, जिसको हम मिड कैप बोलते थे उसको आज हम स्मॉल कैप बोलते हैं। मिड कैप्स की भी ओवरऑल अगर आप हायर रंग ऑफ मिड कैप्स को देखेंगे तो उनकी वैल्यूएशंस 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, राइट? लार्ज कैप स्टॉक्स जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं वो 1-1 लाख करोड़ प्लस हो गए हैं। तो जो मार्केट के डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं। तो जब FIIs ने मार्च 2020 में बेचा था 59,000 करोड़ की टोटल इक्विटी सेल हुई थी, वो बहुत अलग था। आज जब उन्होंने 92,000 करोड़ अक्टूबर में बेच दिया, 73,000 करोड़ जनवरी में बेच दिया, आप देखिए एब्सोल्यूट नंबर्स पहले से बहुत बड़े हैं, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंबाइंड मार्केट कैप है वो इतनी बढ़ चुकी है और इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया बहुत आसानी से। तो अगर हम देखते हैं कि कितना म्यूचुअल फंड्स ने कितना खरीदा, तो 92,000 करोड़ जो अक्टूबर में FIIs ने बेचा उसमें से 91,000 करोड़ एब्जॉर्ब हो गया म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। 73,000 करोड़ जो जनवरी 2025 में बेचा गया उसमें से 58,000 करोड़ जनवरी 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप देख रहे हैं जितना 58,000 करोड़ जनवरी 2025 में सिर्फ अकेले म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा, और मार्च 2020 में ये FIIs की सेल फिगर होती थी। तो मार्केट के डायनेमिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं। बड़े नंबर सुनने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको ये समझना है कि किस प्रपोर्शन में अगर कोई काम हो रहा है तो वो किस प्रपोर्शन में हो रहा है। 4 रुपये 100 रुपये में से या 4 रुपये 400 रुपये में से दोनों डिफरेंट है, राइट? तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रपोर्शन में सेलिंग हो रही है और क्या उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की हमारे पास क्षमता, हमारी ताकत है। द आंसर इज़ येस। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट को देखेंगे तो हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा डीपन हो चुकी है। आज अगर हम डेप्थ देखते हैं इंडियन मार्केट्स की, 19 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं जो कि पहले 5 या 6 करोड़ के बीच में होते थे। यूनिक इन्वेस्टर्स जो एस्टिमेट किए हैं, हालांकि इसमें डुप्लीकेशन होती है, तो यूनिक इन्वेस्टर्स जो एस्टिमेटेड है वो 10 से 11 करोड़ के बीच में है। उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो 464 लाख करोड़ NSDL के पास और लगभग 70 लाख करोड़ CDSL के पास बताई जा रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे, मार्केट की डेप्थ वगैरह चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट जो हैं वो पहले से बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। आज हम वो पहले वाले 2019 या 2020 वाली मार्केट नहीं है। मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, मार्केट के अंदर डेप्थ बढ़ गई है, मार्केट के अंदर विड्थ बढ़ गई है, नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए हैं, वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी बढ़ गए हैं, इसलिए जो प्राइस डिस्कवरी है वो भी अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर। सेबी के इंटरवेंशंस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, उसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ स्कैम्स या नंबर ऑफ़ फ्रॉड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं।
डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं बिकॉज इंटरलिंकेजेस ऑफ सिस्टम्स और डेटा का जो फ्लो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे वो बहुत आसान हो गया है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील कि जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको एक बहुत मेच्योर मार्केट मिल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आज उनके लिए हैं उनको डेफिनेटली इसमें ऐड करना चाहिए। और हमारा जो एक अगला पॉइंट है वो ये कि 1 लाख करोड़ का जो टैक्स ब्रेक अप्रैल से मिल रहा है लोगों के हाथ में, क्योंकि सरकार ने 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स जो है वो निल कर दिया है और एज़ पर गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का बेनिफिट टैक्स पेयर्स के हाथ में जा रहा है। सो आई विल डेफिनेटली आस्क पीपल टू स्टेप अप देयर SIPs। आप प्लीज़ SIPs बढ़ाइए, हैव फेथ इन इंडियन इकोनॉमी, वी आर इन अ गोल्डन स्टेज, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगले 8, 9, 10 साल में आप डेफिनेटली देखेंगे कि मार्केट जो है वो एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो बीच बीच में शार्प मूवमेंट्स देगी, बीच बीच में साइडवेज मूवमेंट भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर 2 या 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। हर 1 या 2 साल के बाद में एक स्लो पीरियड आ सकता है 6 महीने 9 महीने का, हमें उसमें होल्ड रखना है और अगर हो सके तो उसमें डेफिनेटली अपनी एक्यूमुलेशन बढ़ा देनी है, क्योंकि वही समय होता है सही जब आप मार्केट के सप्रेस लेवल्स के ऊपर अच्छे शेयर्स, अच्छे सिक्योरिटीज़ को खरीद पाते हैं, राइट। तो साइडवेज मूवमेंट भी आएगी, बीच में थोड़ा सा करेक्शन भी आएगा, जैसा हमने अभी देखा 2024 सितंबर से लेके अब तक, तो 18-20% करेक्शन आते रहेंगे बीच में। लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत बड़ी अप साइकिल में है, ये मेरा बहुत फर्म बिलीफ है। लाइक आई सेड कि अभी हो सकता है 2-4 महीने आपको शॉर्ट टर्म के अंदर 23,000 से 25,000 की जो रेंज है वो 2,000 पॉइंट्स की, उसके अंदर मार्केट मूव करती हुई दिखे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नेक्स्ट पीक जो है वो नहीं बना सकते, हम शायद इस साल के एंड तक भी नेक्स्ट पीक बना सकते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, हाँ नंबर्स के ऊपर एक डिस्कशन और कर लेते हैं प्लीज़। जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक जो नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि लगभग 9.5% के आसपास का एबिट ग्रोथ और 5-5.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, राइट। तो नंबर्स मार्केट, ये निफ्टी 500 कंपनीज़ का है, नंबर्स मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे स्लाइटली बेटर ही आ रहे हैं। अभी एनुअल रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे लगता है कि थोड़े से बेटर ही रहेंगे। 13 से 14% अगले साल का भी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में रहेगा। पिछले साल अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा सा टेपर्ड रहा, स्पेशली पहले 2 क्वार्टर्स जो थे 2024 के, यानी कि अप्रैल से जुलाई एंड अप्रैल से जून एंड जुलाई से सितंबर, ये 2 क्वार्टर्स के अंदर थोड़ा सा टेपर्ड रहा। लेकिन उसके बाद ग्राउंड के ऊपर फेस्टिवल सीजन आने की वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं हैं। एनुअल रिजल्ट्स जो पिछले साल के थे कंपनीज से उससे ऑलमोस्ट मैच कर रहा है अब रिजल्ट। तो ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में, बट उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी की भी वैल्यूएशन बहुत नहीं बढ़ी है पिछले 1 साल में, राइट। हमारे जो इंडेक्सेस की वैल्यूएशन है वो भी नहीं बढ़ी है, हम 2%, 2.5%, 3% ही ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर। सो अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल 2025 में मार्केट्स ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। दैट इज़ क्लियरली बिकॉज कि नंबर्स के अंदर ग्रोथ भी नहीं आई है। लेकिन अब फॉरवर्ड अर्निंग्स को जब डिस्काउंट करना शुरू करेगी मार्केट, तो मेरा ये उम्मीद है कि 13 से 14% अगले साल का ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी जो है वो डेफिनेटली मीट हो सकता है। एक तो सरकार ने ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का जो टैक्स का बेनिफिट दिया है उसमें से अगर 50% भी मार्केट में स्पेंड करने के लिए आ गया तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है 2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। दूसरा, हमारी सेविंग्स बढ़ जाएगी यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो SIPs की बुक और जो मनी फ्लो है मार्केट्स के अंदर वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। तीसरा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, तो पिछले साल जो उनका डेफिसिट था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो कोशिश करेंगे कि इस साल उसको मीट कर सकें। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से एक और एडवांटेज जो हमारे पे सीमिंगली आ सकता है वो ये कि डोमेस्टिक केपेक्स ऑन द प्राइवेट साइड, प्राइवेट सेक्टर साइड, वो भी थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि 2008 की गलतियों से बहुत जो कैपिटलिस्ट हैं वो सीखे हैं और उन्होंने बहुत धीरे धीरे करके केपेक्स को लगाना शुरू कर दिया है। तो बट हो सकता है कि अगर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो थोड़ी सी बेटर हो जाएं और हमें ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल जाए तो प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप होने शुरू होते हैं। अगेन कमिंग टू द ग्लोबल मार्केट सिनेरियो,
ट्रेड टैरिफ्स का मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स जब ये पूरा जो नैरेटिव है वो कूल डाउन हो जाएगा, रिटोरिक्स बाहर हो जाएंगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिख जाएगी, तो 6-8 महीने बाद शायद इंडिया बेनिफिशियरी बन के बाहर आए। तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट ईयर के मतलब FY 26-27 बेसिकली के जो रिजल्ट्स होंगे वो और बेहतर निकल के आएंगे। तो अगर 13-14% की जगह कोई भी एक साल बीच में ऐसा आया था जहाँ पे हम फिर से 20-25% के रिटर्न्स की ग्रोथ दिखा देते हैं, तो मार्केट भी उसी स्पीड से बढ़ने की क्षमता रखती है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हर 2 या 3 साल में एक साल ऐसा होता है जो थोड़ा सा टेपर्ड या थोड़ा सा सबड्यूड जाता है, और एक साल ऐसा हो सकता है जो उम्मीद से तेज़ चला जाए, राइट। तो उस केस के अंदर हमें इन्वेस्टेड रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना और कभी SIP चला देना, कभी SIP को स्टॉप करना कोई फ़ायदा नहीं देगा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं देगा, राइट। सो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो क्लोज करता हूँ, एंड लेट्स होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग।